नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को ईडू ग्लोबल 90 पे स्वागत है। पुनः आप लोग के समक्ष एक जो प्राचीन भारत का सीरीज चल रहा था उसी क्रम में मैं प्राचीन भारत के इतिहास की स्रोत के बारे में अध्ययन करा रहा हूँ दोस्तों। तो उसमें मैंने इससे पहले 2-3 वीडियो डाला हूँ। आज का जो वीडियो है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के ही बारे में मुझे आज डिस्कशन करना है दोस्तों। तो आज है प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत, जिसके अंतर्गत हम लोग पुरातात्विक स्रोत देख रहे हैं। इसके बाद मैं साहित्यिक स्रोत देखूंगा, इस बार विदेशी स्रोत देखूंगा। तो उसी के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, सिक्का है और भवन एवं स्मारक है। ये लगभग 5 इंपॉर्टेंट जो मेरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे उसके आधार पे हम लोग पूरे का पूरे बहुत सा इतिहासकार ने इतिहास लिख दिया है, बिना कुछ लिखित साक्ष्य के बिना। इसलिए कह सकते हैं ये जो मेरा प्राचीन भारत का इतिहास स्रोत को जानने के लिए ये पुरातात्विक स्रोत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर मुझे डिस्कशन करना है। इससे पहले मैंने आपको प्राचीन भारत का इतिहास, पूरे इतिहास का मैंने कालखंड पूरे विभाजित किया हूँ, वो जाके देखिए। इसके साथ साथ अभिलेख पर एक वीडियो है, मूर्ति कला और चित्रकला पर एक वीडियो डाला हूँ, और मेरा जो पार्ट 3 यानी प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के अंतर्गत मेरा पार्ट 3 ये है, मैं भाग 3 कह सकता हूँ इसे। यदि आप भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप भाग 1 और भाग 2 देखिए, तब जाके ये भाग 3 आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो चलिए, आज मेरा है सिक्का पे संबंधित। मैंने ये और ये ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, उसको प्लेलिस्ट में जाइए, प्राचीन भारत के इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको वहाँ मिल जाएगा। आज का मेरा क्लास है सिक्का। इसके बाद मैं भवन एवं स्मारक कोशिश करता हूं। इसके बाद एक और वीडियो बनेगा जहां पर भवन एवं स्मारक के बारे में पूरे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत से संबंधित होगा, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पुनः आप लोगों को कहूंगा, सो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक में डालिए। इससे क्या होगा, जो बच्चे इससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे उस तक वो आसानी से पहुँच जाएगा और उसका आप एक अच्छे स्रोत बन जाएंगे। इसलिए आप लोगों से हार्दिक रिक्वेस्ट है, आप इस यूट्यूब पे को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस ईडू ग्लोबल 90 को, और साथ साथ वही फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए जो बच्चे लाभान्वित हो सके। चलिए, सिक्का की बारे में बात है। कहा गया क्या दोस्तों, अभी तक इस सभी में अभिलेख, मूर्ति कला, चित्रकला, सिक्का में सिक्का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, स्रोत है हमारे प्राचीन भारत को जानने के लिए। कहिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि सिक्का के साक्ष्य से मुझे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हर एक चीज मुझे ज्ञान हो जाता है, मुझे पता चल जाता है प्राचीन भारत का। तो चलिए, सिक्का से प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है। हम लोग अभिलेख से सामाजिक स्थिति के बारे में नहीं पता कर पाएंगे, मगर सिक्का एक ऐसा है जिससे महत्वपूर्ण सामाजिक पता चल जाएगा, आर्थिक पता चल जाएगा, जो महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए अगला पॉइंट, सिक्का को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र, या इंग्लिश में इसको कहेंगे न्यूमिस्मेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन, हिंदी में कहेंगे मुद्रा शास्त्र, मुद्रा भी कहा जाता है। तो सिक्का का अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शास्त्र, न्यूमेटिक्स। आइए दोस्तों, सर्वप्रथम भारत में जो सिक्का का प्रचलन हुआ था वो 600 BC में हुआ था, बुद्ध काल के समय हुआ था। तो भारत में पूछा जाता है भारत में सिक्का का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 BC। इस समय सर्वप्रथम भारत में जो सिक्का का निर्माण हुआ था, सिक्का का जो प्रचलन हुआ था, उसको आहत सिक्का बोलते हैं या पंचमार्क सिक्का बोलते हैं। तो इस बात को ख्याल रखेंगे, जो कि एक प्रकार की चांदी का टुकड़ा होता था। उस चांदी के टुकड़ा पे किसी शासक या तिथि क्रम अंकित नहीं होता था, उसमें सिर्फ या तो सूर्य का या चंद्र का, पेड़ पौधा का, जीव जंतु का उस चांदी के टुकड़ा पे छाप अंकित होता था। इसमें जिसके अभी वर्तमान में जो भी सिक्का होता है, भारत सरकार का होता है या किसी दूसरे देश का हो, तो उस देश का नाम लिखा रहता है, किस ईस्वी में यह सिक्का आया उसकी डेट लिखा रहता है। बट जो भारत का प्रथम सिक्का था, जिसको आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है, जो 600 BC में स्टार्ट हुआ था, वो एक प्रकार की चांदी का टुकड़ा था। उसमें कोई भी तिथि क्रम या कोई शासक का नाम नहीं लिखा रहता था, एक उस पे अंकित रहता था। तो क्या? तो उसे पेड़ पौधा का, जीव जंतु का, सूर्य का, चंद्रमा का। तो वही चीज इसमें इसमें जिक्र किया। भारत में सर्वप्रथम 600 BC में चांदी का जारी किया गया था, चांदी का सिक्का जारी किया गया था। दोस्तों यहाँ देख लेंगे, भारत में सर्वप्रथम 600 BC में चांदी का सिक्का जारी किया गया था,
जिसे आहत या पंचमार्क कहा गया है, पंचमार्क सिक्का का है। साहित्य में इसे कर्सापण कहा गया। कभी कभी पूछा जाता है साहित्य में या इतिहास में कर्सापण किसे कहा गया, तो पंचमार्क या आहत सिक्का कहा गया, जो कि भारत का प्रथम सिक्का होता है। साहित्य में इसे कर्सापण कहा गया। आहत सिक्का एक प्रकार की चांदी का टुकड़ा होता था जिस पर पेड़ पौधा, जीव जंतु, सूर्य, चंद्र आदि का छाप अंकित होता था। आहत सिक्का पर तिथि क्रम और शासक का नाम नहीं अंकित होता था। दोस्तों कोशिश करते हैं आपने आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद भारत में सिक्का का प्रचलन कब हुआ वो भी डेट इसलिए याद हो गया होगा। दोस्तों ये भी आपको याद हो गया सिक्का का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमेटिमेटिक्स कहा जाता है, जिसको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। और सिक्का से मुझे क्या चीज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो ज्ञान होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आइए अगला पॉइंट में समझाता हूँ। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया गया था। भारत में चांदी का सिक्का हुआ करता था, मगर भारत में जो सोने का सिक्का कहा गया, सोने का सिक्का हुआ करता था। सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का किसने जारी किया था, तो हिंद यूनानियों ने। भारत में सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था, तो दोस्तों हिंद यूनानियों ने। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम तिथि क्रम या लेखायुक्त, शासक का नाम और आकर्षक सिक्का किसने जारी किया था। जैसे अभी के देखिएंगे 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, 2 का सिक्का काफी आकर्षक होता है, देखने में सुंदर लगता है। इसमें तिथि क्रम लिखा रहता है, शासक का नाम, सरकार का नाम लिखा रहता है। उसी तरह से सर्वप्रथम तिथि क्रम या लेखायुक्त और आकर्षक सारे सिक्का जारी किसने किया था, तो जिसने भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था उसने ही तिथि क्रम, लेखायुक्त और आकर्षक सिक्का जारी किया था। ये भी किया था हिंद यूनानियों ने, दोनों मिलकर किया था। सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी किया था भारत में, सबसे अधिक सोने का जो सिक्का जारी किया था वो गुप्त काल में हुआ था, गुप्त शासकों ने किया था। भारत में सबसे अधिक पूछा जाएगा, भारत में सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी करने वाला कौन सा शासक था, तो गुप्त शासक था। अगला पॉइंट, हमसे यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था, वो होगा कुषाणों ने। लिखा हुआ सबसे अधिक शुद्ध सोना, ये था सोना का सिक्का। मगर शुद्ध सोना जैसे हम लोग जानते हैं 22 कैरेट, 24 कैरेट कहा गया है, एकदम संपूर्ण पूर्ण तरह से सोना होता है। और 22 कैरेट का सोना जो होता है इसमें कुछ चांदी तांबा का मिलन होता है, मिलाया जाता है। उसी तरह से सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का जो जारी करने वाला था कुषाणों ने किया था। मगर हमसे ये पूछा जाए भारत में सबसे अधिक सोना का सिक्का किसने जारी किया था, तो गुप्त शासकों ने। दोस्तों इससे ये हम लोग को पता चलता है सोना का सिक्का मतलब क्या, उस समय आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होगी, सामाजिक स्थिति बहुत काफी अच्छी होगी, इसलिए तो सोने का सिक्का जारी किया। भारत में अब यहाँ पर देखिए, जैसे भारत में सीसा एवं टीन का सिक्का सर्वप्रथम जारी किया था सातवाहनों ने। दोस्तों अभी हम लोग जानते हैं अभी वर्तमान का जो सिक्का होता है इसमें कुछ टीन का धातु मिलाया जाता है, कुछ सीसा रहता है, कुछ लोहा का प्रयोग किया जाता है, स्टील का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से भारत में सीसा एवं टीन का सिक्का सर्वप्रथम जारी किया था सातवाहनों ने किया था। तो आशा करते हैं सिक्का के बारे में काफी कंसेप्ट था, मैंने सिक्का से संबंधित पुरातात्विक स्रोत से और इसके आधार पर बहुत सा इतिहासकार ने पूरे इतिहास लिख दिया प्राचीन भारत का। अब हम लोग चलेंगे प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत प्राचीन भारत का भवन एवं स्मारक, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन उठाया जाता है हर एक एग्जामिनेशन में। तो पूरा तो डिटेल्स में भी नहीं बताऊं इस वीडियो में, अगला एक और वीडियो होगा जो भाग 4 होगी, उसमें पूरा भवन एवं स्मारक से संबंधित काफी इसमें कंसेप्ट होगा, काफी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगी, उसके बारे में देखेंगे। तो तत्काल के लिए कुछ मैं इसको डिस्कशन कर दिया हूँ। भवन एवं स्मारक से भी प्राचीन भारत के इतिहास में कला, संस्कृति और तकनीक के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों अभी वर्तमान में कुछ स्तूप है, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें, कहीं ना कहीं प्राचीन काल में बना हुआ, और उसकी डिजाइन से हम लोग पता क्या चलता है, नहीं वहाँ की जो कला है काफी सुंदरता थी, काफी अच्छी थी, तकनीक बहुत अच्छी थी। संस्कृति का मतलब हुआ जो बिल्डिंग बना हुआ था या प्राचीन काल में कोई स्मारक बना हुआ था, किस आधार पे बना, उसकी संस्कृति क्या था, उससे भी हम लोग भवन और स्मारक को देख के उससे पता कर लेते हैं। सो प्राचीन भारत में इस क्षेत्र में उस शासक के द्वारा कला क्या था, संस्कृति क्या था और तकनीक के बारे में भी ज्ञान हो जाती है दोस्तों। इसलिए जैसे भवन एवं स्मारक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो राजप्रसाद, मंदिर निर्माण की शैली, विहार जहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग रहते हैं,
स्तूप, चैत्य, ये सब काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग जो अगला वीडियो जो बनाएंगे दोस्तों, तो राजप्रसाद के बारे में, भवन निर्माण शैली के बारे में, विहार के बारे में, स्तूप के बारे में, चैत्य के बारे में काफी डिटेल्स में देखना है। उसके बारे में कहाँ पे किस तरह का चैत्य का निर्माण किया गया है, स्तूप का निर्माण किया गया, भारत में सबसे बड़ा चैत्य कौन है, सबसे छोटा कौन है, बिहार की बात करेंगे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे, सभी इसके अंतर्गत आएगा और देखेंगे। चलिए इस केस में मैं राजप्रसाद पर डिस्कशन करता हूँ। राजप्रसाद, वर्तमान में राजप्रसाद एक चंद्रगुप्त के द्वारा पटना में, जो कि वर्तमान में कुम्हरार एक जगह है, वहाँ पे एक 80 खंभा का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया हुआ था, जो कि लकड़ी का बना हुआ था। और यही बात है, ये राजप्रसाद एक प्रकार की घर हुआ करता था, एक महल हुआ करता था, जो कि लकड़ी का बना हुआ है। अभी भी इसका कुछ साक्ष्य मिलेगा, आप चाहिए, पटना में एक कुम्हरार जगह है, वहाँ भी चंद्रगुप्त के द्वारा जो बनाया हुआ है 80 स्तंभ पर लकड़ी का जो राजप्रसाद बनाया हुआ, महल बनाया हुआ, अभी भी वर्तमान में वो देखा जा सकता है। तो राजप्रसाद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह पटना के कुम्हरार में स्थित है। चंद्रगुप्त के द्वारा जो बनाया गया है, एक लकड़ी का 80 स्तंभ पर बनाया गया था। अब आइए इसकी सुंदरता को देख के बहुत सारे इतिहासकार ने इसकी तुलना ईरान की प्राचीन राजधानी पर्सिपोलिस के राजमहल से तुलना कर दिया गया। दोस्तों, एक ईरान जो कि काफी प्राचीन काल में काफी भव्य हुआ करता था, काफी धनी हुआ करता था, तो जो कुम्हरार में, पटना के कुम्हरार में जो 80 स्तंभ वाला लकड़ी का जो राजमहल है, उसकी तुलना ईरान के प्राचीन राजधानी पर्सिपोलिस में भी एक प्रकार की राजमहल हुआ करता था, उसी तरह से उसकी तुलना वहां से कर दिया गया था। इस राजप्रसाद की तुलना ईरान की प्राचीन राजधानी पर्सिपोलिस के राजमहल से तुलना किया गया वर्तमान में पटना में। दोस्तों, तो राजप्रसाद के बारे में मैंने कुछ बता दिया। इसके बाद मंदिर, 3 प्रकार की मंदिर शैली होती है पूरे भारत में, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। जो कि नागर शैली उत्तर भारत में, बेसर शैली मध्य भारत में और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, ये इस तरह की मंदिर का निर्माण कराया जाता है। उसके बारे में हम लोग को देखना है। हम लोग इसके बाद भाग 4 प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के क्रम में मेरा चौथा वीडियो आएगा, जिसको इसके बाद पूरा का पूरा पुरातात्विक स्रोत के बारे में पूरा खत्म हो जाएगा, तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा दोस्तों। तब जाके मेरा पूरा का पूरा प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत सब खत्म होगा। इसके बाद फिर 5वां वीडियो, 6ठा वीडियो हमारा साहित्यिक स्रोत से होगा। इसके बाद फिर विदेशी स्रोत से देखेंगे। तो काफ़ी ये लंबा है, हम लोग देखेंगे सीरीज में। और यदि आप पूरा तरह से देख लेते हैं तो पूरे प्राचीन भारत के बारे में अच्छे तरह से ज्ञान हो जाएगा दोस्तों। ओके, धन्यवाद। ये क्या